नमस्कार दोस्तों, नीट हिंदी विद विकास में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आखिर बैक्टीरिया इंसानों के लिए इंसुलिन कैसे बना लेते हैं, या कैसे हम किसी जीन की लाखों करोड़ों कॉपियां सिर्फ कुछ ही घंटों में तैयार कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक में, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। तो आज हम एनसीईआरटी को बेस बनाकर इसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि एग्जाम्स के लिए आप समझिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में इससे सीधे सीधे एमसीक्यू आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी 3 से 5 नंबर के सवाल तो पक्के हैं। तो चलिए इस चैप्टर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी है क्या। एनसीईआरटी इसे कैसे समझाता है? एनसीईआरटी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवित जीवों, उनकी कोशिकाएं या उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये इंसानों के फायदे के लिए बायोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज है। अब ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना, ये 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां हम डीएनए और जीन्स के लेवल पर बदलाव करते हैं, और दूसरा है जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो उन बदलावों से बने प्रोडक्ट्स को बहुत बड़े स्केल पर बनाने में हमारी मदद करता है। और एक बात याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर एक भी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं। चलिए अब आते हैं असली प्रोसेस पर कि ये पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है। सच कहूं तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का दिल है, जहां वैज्ञानिक एक बिल्कुल नया डीएनए तैयार करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले डीएनए को काटना, फिर उसे एक नए डीएनए के साथ जोड़ना, और आखिर में उसे एक होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देना। बस यही 3 कदम है। ये रोड मैप हमें आगे की पूरी प्रक्रिया समझने में मदद करेगा। तो सवाल उठता है कि ये काटने का काम करता कौन है? तो ये काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें हम प्यार से आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। ये एंजाइम्स डीएनए को किसी खास जगह पर ही काटते हैं, जिसे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है EcoRI, जो चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड्स बनाता है। और हाँ, ये नीट में सीधे सीधे पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसे जरूर याद रखें। अच्छा, तो हमने अपना मनचाहा जीन काट तो लिया है, पर उसे होस्ट सेल तक लेकर कौन जाएगा? यहाँ एंट्री होती है क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर की। ये एक गाड़ी की तरह है, एक व्हीकल की तरह, जो हमारे जीन को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन हर गाड़ी अच्छी नहीं होती, राइट? एक अच्छे वेक्टर में 3 खासियतें होनी ही चाहिए। पहला, ओरी यानी वो जगह जहां से जीन की कॉपी बननी शुरू होती है। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर, जो एक तरह का पहचान पत्र है। इससे पता चलता है कि हमारा जीन सही सेल में पहुंचा भी है या नहीं। और तीसरा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स यानी जीन को जोड़ने के लिए सही जगह। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी जोड़ने पर। इस काम को अंजाम देता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसे आणविक गोंद या मॉलिक्यूलर ग्लू कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे काटे हुए जीन और वेक्टर डीएनए को मजबूती से चिपका देता है। और बस इसी से बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें हम अपने बनाए हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट सेल जैसे कि E. coli के अंदर भेज देते हैं। इसके लिए हीट शॉक जैसे मेथड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने अपना जीन एक सेल में तो डाल दिया, लेकिन अगर हमें उस एक जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज चाहिए हो तो? मान लीजिए हमारे पास डीएनए का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, हम उसकी इतनी सारी कॉपीज कैसे बना सकते हैं? तो इसका जवाब है पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर पर होते हैं। पहला 94 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए के दोनों धागे अलग हो जाते हैं। दूसरा 55 डिग्री सेल्सियस पर एनीलिंग, जहां प्राइमर आकर जुड़ते हैं। और तीसरा 72 डिग्री सेल्सियस पर एक्सटेंशन, जिसमें एक नया डीएनए का धागा बन जाता है। ये नीट का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिए।
लेकिन पीसीआर का प्रोसेस इतने हाई टेम्परेचर पर हो कैसे पाता है? इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक स्पेशल एंजाइम को जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये एंजाइम एक ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए ये इतने हाई टेम्परेचर पर भी मजे से अपना काम करता रहता है। अच्छा, हमने लैब में जीन की कॉपीज तो बना ली, लेकिन सोचिए अगर हमें इंसुलिन या वैक्सीन जैसे प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? यहीं पर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की भूमिका आती है। ये काम बायोरिएक्टर नाम के एक बहुत बड़े बर्तन में किया जाता है। ये एक ऐसा वेसल है जहां हम टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन जैसी सभी कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमें सबसे अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। इंसुलिन, टीके और एंटीबायोटिक्स ये सब इसी में बनते हैं। प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। सबसे आखिरी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें प्रोडक्ट को अलग करना, उसे साफ करना और उसकी क्वालिटी की जांच करना शामिल है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ और इफ़ेक्टिव है। चलिए, अब एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनका एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए जल्दी से दोहराते हैं। याद रखिए, EcoRI हमारी आणविक कैंची है, DNA लाइगेज आणविक गोंद है और प्लाज्मिड हमारे जीन की गाड़ी है। PCR का हीरो है टैक पॉलीमरेज, और जब हमें बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना हो तो हम बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। अब जब हमने ये पूरी प्रक्रिया समझ ली है तो चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो, खाने की कमी की समस्या हो या फिर पर्यावरण को बचाना हो। संभावनाएं सच में अनंत हैं। दोस्तों, आज हमने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को एनसीईआरटी के अनुसार समझा। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।